हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, इस सेशन में हम कारखाना अधिनियम 1948 की जो आगे की धाराएं हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 में हमने कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाली धाराओं के जो है धारा 1 से लेके धारा 28 तक के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम धारा 29 से लेकर आगे सभी जो धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस महीने के अंत तक जो भी आपकी लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और कोशिश करूँगा साथ ही साथ आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे कैंडिडेट्स तक भी शेयर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये जो टॉपिक पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण साबित हो। तो देखिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों, ताकि जिन कैंडिडेट्स को मटेरियल नहीं मिल पा रहा है या फिर जो महंगे महंगे कोर्सेज आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी टीचर आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए सिलेबस सोल्ड आउट कर रहे हैं या जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, अगर आप उसे एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये जो वीडियो है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मटेरियल, आप उससे अपना बेस्ट दे सकें। इसीलिए आपको जितनी भी जानकारी है, जितना भी कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊँ, साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ। तो वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, धारा 29 यानी 29, धारा 29 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है। तो धारा 29 में जो है भारोत्तोलन मशीनों, चेन, रस्सियों और उन्हें उठाने से रिलेटेड और उसके निपटाने से रिलेटेड जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि अगर आप किसी हैवी लोड को उठाना चाहते हैं तो उसमें जो भी मशीनें होंगी उनकी एक सर्टेन लिमिट होती है। चाहे आप क्रेन से उठाएं या हॉइस्ट से उठाएं या पुली या पुलर से उठाएं या चेन की सहायता से उठाएं या गियर्स की सहायता से उठाएं या रस्सियों की सहायता से उठाएं, तो इसमें बताया गया है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही आप उस लोड को उस मशीन के द्वारा उठाइए। अगर आप उस लोड को एक सर्टेन लिमिट से अधिक लोड को उठाते हैं तो ऐसा ना करें, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये सारी बातें धारा 29 में बताई गई हैं। वहीं धारा 30 की अगर मैं बात करूं तो धारा 30 में परिक्रामी मशीन्स यानी कि जो रोटरी मशीन्स होती हैं, घूमने वाली मशीन्स, उनके बारे में बताया गया है। धारा 31 के बारे में अगर बात करूं तो धारा 31 में दबाव संयंत्र के बारे में, जो प्रेशर वाली मशीन्स होती हैं या जिनमें प्रेशर के थ्रू काम किया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। धारा 32 में फर्श, सीढ़ियाँ और पहुंचने के साधन के बारे में, जैसे कि लिफ्ट वगैरह हुआ या ट्रॉलीज़ वगैरह हुई, इनके बारे में बताया गया है कि कारखाने का जो फर्श है वो कैसा होना चाहिए, घर्षण रहित नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल से ही फ्रिक्शन ही ना हो उसमें, ऐसा नहीं बनना है। और सीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि सीढ़ियाँ कैसी होना चाहिए और साथ ही साथ कहाँ इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और वहाँ पहुँचने की जो सुगमता है इमरजेंसी के दौरान, वो जो है सीढ़ियाँ ऐसी जगह इस्टेब्लिश होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी भी आती है तो आप आसानी से उन सीढ़ियों के माध्यम से बाहर जा सकें। धारा 33 में गड्ढे, हौदी, फर्श में आदि के बारे में बताया गया है। देखिए, गड्ढे सभी जानते होंगे। हौदी की अगर बात करूं तो हौदी क्या होती है? देखिए, हौदी वो है जहां पर पानी का स्टोरेज किया जाता है। तो देखिए, पुराने ज़माने में आपने हौदी वगैरह या नाद वगैरह देखी होंगी, पहले मिट्टी की बनती थी। वर्तमान समय में इन्हें सीमेंटेड बनाया जाता है।
लाइक अ पूल भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसके बारे में धारा 33 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं धारा 34 की अगर मैं बात करूं तो अत्यधिक वजन के बारे में बताया गया है। जैसा धारा 29 में मैंने आपको बताया कि आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही जो है लोड को उठाना है। आपको अत्यधिक वजन किसी मशीनरी के द्वारा जो उसकी सर्टेन लिमिट है उसको क्रॉस करते हुए उसे यूज़ नहीं करना है। धारा 35 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आँखों की सुरक्षा से संबंधित बातें बताई गई हैं कि आपको काम के दौरान आपकी आँखों को बचाते हुए किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको ग्लासेस का यूज़ करना है ताकि जो यूवीज रे हैं आपकी आँखों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। धारा 36 की अगर मैं बात करूं तो धारा 36 में खतरनाक धुएं गैसों के खिलाफ सावधानियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और अगर वहाँ पे खतरनाक कोई धुआं निकल रहा है या गैसेस का यूज़ हो रहा है तो वहाँ आपको जो है मास्क पहन के काम करना है ताकि वो जो धुआं है और वहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं उनके खिलाफ आप एक सुरक्षित वातावरण में रह सकें और वो आपको हार्म ना करें। देखिए धारा 36 का में बताया गया है पोर्टेबल बिजली की रोशनी के उपयोग के संबंध में सावधानियाँ कि आप जो भी पोर्टेबल बिजली यूज़ कर रहे हैं और उसकी जो रोशनी में आप जो यूज़ कर रहे हैं उसके संबंध में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। धारा 37 में विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि के बारे में बताया गया है कि अगर किसी कारखाने में जो है विस्फोटक यूज़ किया जा रहा है या कोई गैसेस वाले कारखाने में आप वो काम कर रहे हैं तो आपको उससे कैसे सावधान रहना है। तो ये चीज़ें धारा 37 में बताई गई हैं। धारा 38 धारा 38 की अगर मैं बात करूं तो देखिए धारा 38 में आग के मामले में सावधानी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी कारखाने में आग लग जाती है तो आपको उससे किस प्रकार सावधानियां बरतनी है या उस कारखाने में अगर आग का इस्तेमाल हो रहा है तो उसका आपको जो है सावधानी बरतते हुए कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें धारा 38 के अंतर्गत बताई गई हैं। वहीं धारा 39 की अगर मैं बात करूं तो धारा 39 में दोषपूर्ण भागों या स्थिरता के परीक्षण के विनिर्देशों की आवश्यकता के लिए पावर के बारे में बताया गया है कि अगर किसी मशीनरी का कोई कलपुर्जा डैमेज है तो आप उसे तुरंत ठीक कराएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं या ऐसा नहीं होता है तो उसकी स्थिरता को बनाए रखते हुए ही आप उस पर जो उसकी जो पावर है उसका यूज़ करें ताकि आपको भी हार्म ना हो। धारा 40 की अगर मैं बात करूं तो वहां भवनों की तथा मशीनरी की सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि आपको जो कारखाने में अब जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका आपको कैसे सुरक्षा करनी है, उसको गंदा नहीं करना है, ना ही ऐसा कोई काम करना है कि इन फ्यूचर या ड्यूरिंग वर्क के दौरान उस मशीन को या उस भवन को क्षति पहुंचे। धारा 40 का के अंतर्गत भवनों के रखरखाव के बारे में बताया गया है। धारा 40 खा में सुरक्षा अधिकारियों के बारे में भी बताया गया है कि जो भी सुरक्षा अधिकारी होंगे वो समय समय पर कारखाने की और बिल्डिंग्स वगैरह की चेकिंग करते रहें ताकि किसी को भी एक बड़ी क्षति होने से वो बचा सकें। वहीं धारा 41 में इस अध्याय के पूरक के लिए नियम बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। देखिए ये जो कारखाना अधिनियम 1948 जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं इसमें जितनी भी जो नियम कानून हैं वो धारा 41 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, धारा 41 आपसे पूछा जा सकता है। धारा 41 का के अंतर्गत साइट मूल्यांकन समितियों का संविधान बनाया गया है। देखिए धारा 41 का में अगर किसी कारखाने को आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या कोई कारखाना इस्टेब्लिश हो चुका है और उसका किसी जगह पे काम चल रहा है तो उसकी जो साइट्स होंगी उनका आप मूल्यांकन करने के बाद ही आप उसे अथॉरिटी देंगे। तो ये सारी बातें 41 का के अंतर्गत बताई गई हैं। धारा 41 खा में ठेकेदार द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण बताया गया है। देखिए धारा 41 में जो भी ठेकेदार हैं 41 खा में जो भी ठेकेदार उस कारखाने के अंतर्गत काम कर रहे हैं उन्हें उस कारखाने को सटीक जानकारियाँ एक ऑफिशियल वे में प्रोवाइड कराना जरूरी है।
धारा 41 गा में अगर बात करूं तो खतरनाक प्रक्रियाओं के संबंध में ठेकेदार की विशिष्ट जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए, खतरनाक प्रक्रियाओं से मतलब ये है कि जो भी श्रमिक या मजदूर किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर खतरा ही खतरा है, या फिर किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर ऑल टाइम डेंजर की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, या जो कारखानों के साथ साथ कहीं और ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जो भी ठेकेदार होंगे वो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हुए जैसे कि ईयर प्लग्स हुआ, चश्मे हुए, कैप्स हुई, जूते हुए, ग्लव्स हुए, ये सारी की सारी जो है जिम्मेदारियां हैं ठेकेदार की होंगी आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने की। वहीं धारा 41 घा की अगर मैं बात करूं तो देखिए, धारा 41 घा में जांच समितियां नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की पावर के बारे में बताया गया है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो केंद्र सरकार वो उस दुर्घटना के ऊपर जांच समितियां बिठा सकती है। आपको याद होगा कि भोपाल गैस कांड हुआ था, उस टाइम पे मिथाइल एसोसाइनाइड की जो गैस लीक हुई थी उसने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया था, और वर्तमान समय में भी उसके जो लक्षण हैं अभी देखने को मिलते हैं। तो इसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने जो समितियां गठित की थी तो ये इसी के अंतर्गत धारा 41 घा के अंतर्गत की थी। इसमें जांच समितियां नियुक्त की थी, केंद्र सरकार के पास इतनी पावर होती है। नेक्स्ट है धारा 41 डा। देखिए, धारा 41 डा में आपातकाल के मानकों के बारे में बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान जो भी आपको मानक हैं वो इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि अगर किसी कारखाने में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है जिसमें कोई भी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस दौरान आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। अपनी सुरक्षा के बाद ही किसी फर्दर कैंडिडेट्स की या भी आपके जो साथ में काम करने वाले कामगार हैं उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना है। कंपनी का ये नियम होता है, पहले अपनी सुरक्षा बाद में अगले की सुरक्षा। तो ये आपको धारा 41 डा के अंतर्गत बताया गया है। धारा 41 चा में रासायनिक और विषाक्त पदार्थों के जोखिम की अनुमत सीमा के बारे में बताया गया है कि देखिए, अगर किसी कंपनी में या किसी कारखाने में किसी रासायनिक या विषाक्त पदार्थों या जैसे कि जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो उनके जोखिम से बचने के लिए आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए ही उन केमिकल्स और विषाक्त पदार्थों का यूज़ करना है। धारा 41 छा में सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में भी बताया गया है कि जो भी श्रमिक हैं उनको किस प्रकार की जो सुरक्षा है उसको लेनी है, इसके बाद ही किसी जगह पे काम करना है। धारा 41 जा में कार्यकर्ताओं आसन्न खतरे के बारे में आगाह करने के लिए राइट्स की बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, अगर धारा 41 जा में जो है, अगर कोई कारखाने में कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है और किसी खतरे को उसने देख लिया है कि इसके बाद या थोड़े समय बाद कोई इंजरी होने वाली है, या फिर ये देख रहा है कि कहीं कोई चीज़ लीक कर रही है या किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो कि सभी कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए हानिकारक होगा, तो उसके बारे में आसन्न खतरे के बारे में आगाह कराने के लिए उसको जो है सभी को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि सभी उस आने वाले खतरे से बच सकें। धारा 42 में धोने की सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो कारखाने में काम कर रहा है अपने कपड़े धुलने हैं या फिर कोई ऐसी वस्तु धुलनी है जो उसके लिए उपयोगी है, तो वहाँ पर उसके लिए धोने की सुविधाओं के बारे में बताया गया है। धारा 43 में कपड़ों के भंडारण और सुखाने की सुविधाएं के बारे में दिए बताया गया है कि जो कपड़ों का भंडारण यानी स्टोरेज होगा, जैसे मान लीजिए सर्दियों के दिनों में आप लोग काफ़ी सारे मोटे मोटे जो कपड़े हैं जैसे कि कोई कोट हुआ या फिर मफलर हुआ, ये सब पहनकर ही कारखाने में काम करने के लिए जाते हैं। तो उन कपड़ों को उतारने के बाद ही कोई व्यक्ति मशीन पर कार्य करता है। ये कंपनी का रूल है कि आपको ढीले कपड़े यूज़ नहीं करने हैं। तो इन सभी कपड़ों के स्टोरेज के लिए भी सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर आपका कोई भी वस्त्र जो आपने धोया है या किसी कारणवश वो भीग गया है या ख़राब हो गया है, तो उसको धुलने के बाद सुखाने के लिए भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। या फिर बरसात के दिनों में आप जो रेनकोट वगैरह यूज़ करते हैं या फिर रेनकोट वगैरह पहनकर कारखाने में जाते हैं, तो उसको रखने के लिए कपड़ों के भंडारण
की जो है व्यवस्था की जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं धारा 44 में, तो धारा 44 में बैठने की सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि जो भी वर्कर्स हैं अपनी रेस्ट के दौरान अगर वो बैठना चाहते हैं या थोड़ी रेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ जो है बैठने के लिए सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, कारखाने में काम कर रहा है और वो किसी बाहरी जगह में पेड़ के पौधे के नीचे अगर वो बैठना चाहता है तो वहाँ पर बैठने की सुविधाएं होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का एक स्पेशल वार्ड होता है जहाँ पर बैठने की सुविधाएं दी जाती हैं, जहाँ पे कूलर वगैरह, फैन वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसी सुविधाएं बैठने के लिए दी जानी चाहिए। ये धारा 44 के अंतर्गत आएगी। धारा 45 की अगर मैं बात करूँ तो प्राथमिक उपचार साधनों के बारे में बताया गया है कि अगर किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है तो उसकी प्राथमिक उपचार करने के लिए वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए 50 व्यक्तियों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की जो सुविधा है वो दी जाती है और वो ज़रूरी भी होती है। धारा 46 में कैंटीन की सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि अगर कोई कारखाना है तो वहाँ पर कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपने रेस्ट के दौरान या जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो जाकर उस कैंटीन से वो सामान ले सके। देखिए कैंटीन से मतलब सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं से नहीं है, कुछ पर्सनल या एसेंशियल चीज़ें भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी वालों के लिए भी कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पर आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। जैसे कि घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, ब्रीफ़केस, टीवी, ये सारी चीज़ें आपको उचित मूल्य पर प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 46 में कैंटीन में बताई गई हैं। धारा 47 की अगर बात करूँ तो घरों में बाकी कमरे और दोपहर के भोजन के कमरे के बारे में बताया गया है कि आपको कमरे और दोपहर के भोजन के बारे में इत्यादि में जो कमरे हैं वो प्रोवाइड होंगे और उनमें जो सुविधाएं होंगी वो कैसी होंगी। तो ये धारा 47 में बताया गया है। धारा 48 की अगर मैं बात करूं तो धारा 48 में शिशु गृह के बारे में बताया गया है कि जो भी कामगार महिलाएं हैं जो कारखाने में काम कर रही हैं, अगर उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों के साथ आती हैं या उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें स्तनपान वगैरह के लिए जो है सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं शिशु गृह के रूप में। वहाँ एक दो कैंडिडेट्स या लेडीज़ भी होती हैं जो उन बच्चों को उनकी सेवा के दौरान संभालती हैं जब तक उनकी माताएं कारखाने में काम कर रही हैं। तो इसके लिए शिशु गृह भी बनाए जाते हैं जो कि धारा 48 के अंतर्गत बताए गए हैं। वहीं धारा 49 की अगर बात करूं तो वहां पर कल्याण अधिकारी के बारे में बताया गया है कि ये कल्याण अधिकारी होगा जो सारी जो सुविधाएं हैं उनका जो है देखरेख करेगा कि सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो कर्मचारियों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं और नहीं। और इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ उससे जाकर इसमें शिकायत भी कर सकते हैं। धारा 50 की अगर बात करूँ तो इस अध्याय के पूरक के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। वहीं धारा 51 की अगर बात करूँ तो साप्ताहिक घंटों का जो इसमें बताया गया है कि कितनी साप्ताहिक घंटे तक किसी व्यक्ति को काम करना है या कोई कामगार कितने साप्ताहिक घंटे काम करेगा। धारा 52 में साप्ताहिक छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि एक सप्ताह में आपको कितनी छुट्टियां आप ले सकते हैं या कंपनी की तरफ से कितनी छुट्टियां आपको दी जाएंगी। धारा 53 में प्रतिपूरक अवकाश के बारे में बताया गया है। धारा 54 में विचरना घंटे, विचरने का मतलब होता है घूमने वाले जो आपको आवर्स दिए जाते हैं जिनमें आप टहल सकते हैं या 15-20 मिनट जितना भी टाइम होता है उसमें आप घूम फिर सकते हैं ताकि आप बोरियत के शिकार ना हो या आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं काम करते करते। देखिए धारा 55 में बाकी के लिए अंतराल, जैसे अगर आपको किसी कोई टाइम बचता है काम के दौरान तो आपको उस टाइम में जो है आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वर्क करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो इसके बारे में बताया गया है। धारा 56 में जो फैले हुए काम हैं आपको उनको समेटना है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान आपका जो भी मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स आपने फैला रखे हैं पूरे, उन्हें आपको समेट कर रखना है। तो ये सब बताया गया है धारा 56 के अंतर्गत।
धारा 57 की अगर मैं बात करूँ तो धारा 57 में जो है वो रात की पाली के बारे में बताया गया है कि आपकी जो नाइट शिफ्ट होगी वो कितने आवर्स की होगी और किस किस टाइम टू टाइम क्या होगा। देखिए, अगर बात करें धारा 58 की, तो धारा 58 में पाली या ओवरलैपिंग के निषेध के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी शिफ्ट में काम कर रहे हैं, अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट में काम किया है, तो आप इवनिंग शिफ्ट में या फिर नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं। इसके निषेध के बारे में बताया गया है। वहीं धारा 59 की अगर मैं बात करूँ, तो अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त वेतन, अगर आप ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम के लिए आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, वो किया जाएगा। वहीं धारा 60 की अगर मैं बात करूँ, डबल रोजगार पर प्रतिबंध, यानी आपकी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी के साथ साथ काम करते हुए दूसरी कंपनी में भी काम करना चाहें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें आपकी जान को और कंपनी के भी जो माल है या फिर कंपनी है उसे आर्थिक हार्म कर सकता है। तो इसमें डबल रोजगार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि धारा 60 के अंतर्गत बताया गया है। वहीं धारा 61 की अगर बात करूं, तो धारा 61 में वयस्कों के लिए काम की अवधि का नोटिस, इसमें जो है डिसाइड किया गया है कि वयस्कों के लिए जो भी काम की अवधि है वो कितने आवर डिसाइड की जाएगी। धारा 62 की अगर मैं बात करूं, तो वयस्क श्रमिकों के पंजीकरण के बारे में बताया गया है। जो भी श्रमिक वहां काम करेंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा, ताकि कोई भी श्रमिक अगर होशियारी दिखाता है या फिर अपना ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करता है अपनी, कि हम एक जगह यहाँ भी काम करें और दूसरी जगह यहाँ भी, तो उनका पंजीकरण के दौरान ही पता चल जाएगा। धारा 63 में काम के घंटे, धारा 61 के तहत नोटिस के साथ पत्र व्यवहार और धारा 62 के तहत रजिस्टर करने के लिए डिसाइड किए गए हैं। तो धारा 63 में जो काम के घंटे हैं वो डिसाइड किए गए हैं, जो कि धारा 61 के तहत और धारा 62 के तहत बनाए जाएंगे पंजीकरण के बाद और ये सब देखने के बाद। धारा 64 में छूट नियम बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि आपको किन किन चीज़ों पर छूट दी जाएगी। धारा 65 में आदेश छूट बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 66 में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध भी लगाया गया है कि अगर कोई महिला है तो वहाँ पर गुटखा बीड़ी सिगरेट का ये सब ना करे, ना बेचे, तो काम कारखाने में जो काम है सिर्फ वही करे, तो इसके रोजगार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 67 में छोटे बच्चों के रोजगार का निषेध के बारे में बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो कारखाने में आते हैं, तो आजकल के बच्चे भी बहुत खतरनाक हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी छोटे बच्चे हैं वो अपने कोई कारखाने में आते समय कोई ऐसा रोजगार ना करने लगें, तो इसके ऊपर निषेध का प्रावधान है। अगर देखिए आपको मटेरियल पसंद आ रहा है और वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो जो भी मैं प्रोवाइड कराऊँ आप तक भली भांति पहुँच सके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीआई इंस्ट्रक्टर 2022 को डायरेक्टली सर्च करके उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये सारे जो मटेरियल्स हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीआई इंस्ट्रक्टर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है धारा 68। धारा 68 में टोकन ले जाने के लिए गैर वयस्क श्रमिकों के बारे में बताया गया है। धारा 69 यानी 69 में फिटनेस के प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि जो फिटनेस प्रमाण पत्र होगा उसका क्या प्रारूप होगा और क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। धारा 70 में किशोर को दी गई फिटनेस का प्रमाण पत्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें जो भी किशोर को प्रमाण पत्र फिटनेस प्रोवाइड करा रहे हैं, फिटनेस प्रमाण पत्र, उसमें उसने जो भी क्राइटेरिया हैं उन्हें पूर्ण किया है या नहीं, इसके बारे में बताया गया है। धारा 71 में बच्चों के काम के घंटे डिसाइड किए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेनीज है जो भी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो उनके काम के जो घंटे हैं वो इसमें डिसाइड किए गए हैं। धारा 72 में बच्चों के लिए काम की अवधि का नोटिस के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट्स है जो वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आता है या फिर काम करने के लिए आता है, तो वहाँ इसके बारे में जो उसका काम की अवधि होगी, जैसे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज के लिए 6 से लेकर 4 साल की जो है ट्रेनिंग होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेनिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धारा 72 के अंतर्गत डिसाइड की गई हैं। धारा 73 की अगर बात करूं, तो बाल श्रमिकों का पंजीकरण के बारे में बताया गया है।
आपने अगर किसी व्यक्ति ने अप्रेंटिसशिप की होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है पहले वो कराया जाता है। इसके बाद ही आपका जो है अप्रेंटिसशिप के लिए किसी कंपनी में चयन होता है और उसकी वेबसाइट या उसके जो पोर्टल पर भी आपका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। धारा 74 में काम के घंटे, धारा 72 के तहत नोटिस के साथ साथ पत्र व्यवहार और धारा 73 के तहत रजिस्टर करने के बाद ही आपको जो है किसी कंपनी में काम दिया जाता है। धारा 75 में चिकित्सा जांच के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए वहाँ पर चिकित्सा और जांच के लिए जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। वहीं धारा 76 की हम बात करें तो वहाँ नियम बनाने की सख्ती होती है। वहीं धारा 77 की अगर बात करें तो कानूनों के कुछ अन्य प्रावधान के बारे में बताया गया है कि देखिए कैंडिडेट्स के लिए यानी कि जो ट्रेनिंग हैं उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होते हैं और जो वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ अलग प्रावधान होते हैं। तो इन्हीं के लिए जो धारा 77 है इसमें इनका वर्णन किया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए इसमें काफ़ी सारी धाराएं हैं, मे बी 130 के आसपास या 128 के आसपास। तो जो आज की वीडियो है फ़िलहाल हम यहीं स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है, इसीलिए आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। कल की वीडियो में आपको आगे की धाराएं पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो शेयर भी करें और चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।